नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18। और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2022 का चुनाव यानी 2022 का विधानसभा चुनाव अगले साल है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में चल रहे हैं। आखिरकार जनता के मन में जो भी सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आपके दिल में जो सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो चुनाव में अब लगभग 6 महीने बचे हैं। लगभग सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि आप भी दिल्ली आए और दिल्ली के लोग भी लखनऊ आए। मान लिया जाए अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से या फिर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। देखिए, चुनाव हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं। लोक कल्याण के मार्ग पर जाने का और जनता के बीच अपने शासन की योजनाओं को पहुंचाने का। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जी, जिस दल ने, चाहे वह कोरोना के दौरान या कोरोना के पहले भी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण को सर्वोपरि दिया है। दल से ऊपर देश। और इस दिशा से जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान रहा है वह पिछले 16 महीनों से कोरोना महामारी के दौरान भी देखा गया। अकेला राजनीतिक दल है जिसने कहा सेवा ही संगठन। जी, यानी हमें बूथ प्रबंधन नहीं देखना, बूथ का हमारा जो कार्यकर्ता है वो सेवा के साथ जुड़े, हमारा जो पदाधिकारी है किसी भी स्तर का वो सेवा के साथ जुड़े, जनप्रतिनिधि हर स्तर का वो जन सेवा के साथ जुड़े, इस महामारी के दौरान जनता की सेवा करे। तो हमारे लिए हर दिन इलेक्शन है और हमारे लिए हर दिन लोक कल्याण का है, जिसमें हम लोग हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता अपने स्तर पर और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं। और हम लोग पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी जरूरत इस समय क्यों पड़ी? देखिए, हर राज्य को अपने फ्यूचर के कार्यक्रम तय करने पड़ते हैं, भविष्य की कार्ययोजना तय करनी पड़ती है। 2016 में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से एक अपेक्षा की थी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 16 गोल्स तय किए थे, जिसमें गरीबी का सर्वथा उन्मूलन हो, हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिल सके, हर एक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके, नौजवानों को रोजगार की सुविधा मिल सके, जल संसाधन का बेहतर उपयोग हो सके, स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, इन सभी मुद्दों को लेकर के वो क्या था। और अकेले उत्तर प्रदेश एक ऐसी विधानसभा है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर एक डिबेट कराई थी और डिबेट 36 घंटे तक अनवरत चली थी। रिकॉर्ड भी है वो। रिकॉर्ड भी है। और उस डिबेट के कारण हमने फिर मंत्री समूह बनाए थे जी, अंतर्विभागीय समन्वय के भी, और उन सभी को फॉलोअप करने के लिए जो चीजें सामने आई थी उसमें ये बात आई थी कि डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर यूपी की हम बात करते हैं तो हम नेशनल एवरेज से अभी भी बहुत सारे मुद्दों पर पीछे हैं। जैसे 2016 के डाटा अगर हम देखेंगे, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो नेशनल एवरेज है उससे पीछे रहे। यद्यपि 4 वर्षों में उसमें काफी सुधार करने का प्रयास हुआ, लेकिन अभी भी हमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उसको अचीव करने में
समय लगेगा उसके कारकों को ढूंढना और फिर उसके अनुसार रणनीति बनाना जी। और उसी के तहत हम लोगों को 2021 से लेकर 30 के बीच की आगामी 10 वर्षों की एक जनसंख्या नीति घोषित करनी पड़ी। राज्य सरकार ने उसको लॉन्च किया है और अवेयरनेस के कार्यक्रम को फोकस किया है। देखिए, हमें एक चीज को नोट करना होगा, जब हम जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं जी। तो हमें जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए दो चीजें देखनी जरूर पड़ेंगी। एक, व्यापक जागरूकता और फोकस्ड करके उस तबके को जहां पर अभी भी जागरूकता का अभाव है। आपकी सरकार पर आरोप यह लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जी, जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है, एक एक बच्चे का, एक एक मां की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली चीज, देखिए दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये शिशु मृत्यु दर इसलिए हो रही है कि 2 बच्चों के बीच में गैप कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वे कमजोर होंगे, कुपोषित होंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ये तो अब मां के साथ भी हो सकता है। मैं साइंटिफिक रीजन, हमारी जो पॉलिसी है पूरी साइंटिफिक रीजन पर दिया जा रहा है। दूसरा जी, हमने ये भी पक्ष रखा है जी कि हमें हर हाल में जनसांख्यिकी असंतुलन को भी नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, रिचेज डेमोग्राफी एक सच्चाई है और हमें उस सच्चाई से कभी भी अपने को दूर नहीं करना चाहिए। हम पॉलिटिकल कारणों से सच्चाई को विस्मृत कर दें, ये धोखा होगा समाज के साथ भी और देश के साथ भी। टाइमिंग को लेकर मैं आपसे कोई टाइमिंग नहीं, टाइमिंग को लेकर सवाल है। भाई हम चुनाव से 6 महीने पहले, भाई 21 से 30 के बीच में घोषित कर रहे हैं जी, तो मैं इसको लेकर के 17 में थोड़े आता है, 18 में थोड़े आता है। हमने तो 18 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर अपने विधानमंडल में चर्चा कराई थी। जो ये लोग आरोप कर रहे हैं, इनकी पार्टियों ने उस समय विधानमंडल का वॉकआउट किया था। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, इन सभी लोगों ने वॉकआउट कर दिया था जी। ये लोग सदन ही में नहीं आए बहस में। यानी गरीबी का उन्मूलन होना चाहिए, ये इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं। ये लोग गरीब, हर व्यक्ति को गरीब रखना चाहते हैं जिससे वोट बैंक बना सके। पूर्व विदेश मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं सलमान खुर्शीद, वो तो बहुत बड़ा बोल गए। वो कहते हैं कि ऐसा अगर कानून लाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को यह बताना चाहिए कि उनके, हालांकि विवादित बयान है ये, कि उनको घोषणा करनी चाहिए कि कितने वैध बच्चे हैं, कितने अवैध बच्चे हैं, घोषणा कर दें, उसके बाद कानून ले आए आप लोग। देखिए, जो उनका बयान आया है जी, ये परंपरा और संस्कृति कांग्रेस के अंदर ज्यादा फिट बैठती है, क्योंकि उनके संस्कारों में रंगे हैं तो स्वाभाविक रूप से जिस संस्कार में रंगे होंगे उसी की भाषा बोलेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये बात की है कि दल से ऊपर देश, जब देश के ऊपर संकट होगा हम देश के हितों के लिए कार्य करेंगे। तो ये पॉलिसी आएगी और पॉलिसी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये कानून, मतलब इसका कानून का जामा पहनाया जाएगा। अभी इसका ड्राफ्ट विधि आयोग बना रहा है, जब आएगा फिर पब्लिक डोमेन में जाएगा, पब्लिक डोमेन में उसके कमेंट लोगों के मांगे जाएंगे। आपको लगता है ये पॉलिसी पूरे देश में भी आनी चाहिए? मैं क्या कह रहा हूं, देखिए हर एक जगह से इसकी आवाज उठ रही है और जी, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर पूरे देश के अंदर इस पर कार्य हो रहा है।
मैं बढ़ता हूं आगे। हाल ही में यूपी के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली वहां पर। 825 में से बीजेपी को 648 सीटों पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी को हालांकि 99 सीटों पर जीत मिली है। क्या आप इसको मानते हैं ये 2022 से पहले का ट्रेलर है? क्योंकि हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा, एक बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करी, यहां पर सपा बसपा का गठबंधन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, आपका चेहरा था। उसके बाद हमने देखा कि उपचुनाव हुए, वहां पर जीत हासिल हुई। अब ब्लॉक चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, इसको आप कैसे देखते हैं? या फिर आपको तो लगता नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस पे बीजेपी का कार्यकर्ता आ जाएगा, हम तो जीते रहे हैं जी? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति कहीं पे नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी और आज के देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तैयार की थी। भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर चुनाव जीती थी यूपी में। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव जीती थी अपने सहयोगियों के साथ, 325 सीटों पर जीती थी यूपी के अंदर। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2019 में जब सपा बसपा कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे और देश और दुनिया का हर राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहता था कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीत नहीं पाएगी, बहुत अगर हमें देते थे तो लोग कहते थे बहुत अधिक सीटें जीतेंगे, 25 सीट जीत जाएंगे जी। अन्यथा लोग 5-7 सीटों पर हमें सीमित करते थे। हम तब भी कहते थे कि बीजेपी 65 से कम 65 सीट जीतेगी यूपी में, और हम लोग उतनी सीटें जीते यूपी में। पंचायत चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बीच में हमारे यहां 2 उपचुनाव हुए थे। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, दोनों में जीती थी। और पंचायत चुनाव के परिणाम भी है। 75 में से 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। जी जी। 825 ब्लॉकों में जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 700 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जीते हैं, क्योंकि इसमें 131 सीटें ऐसी थीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए थे, क्योंकि वहां दोनों कार्यकर्ता बीजेपी के ही लड़ रहे थे। तो इसलिए एक फ्रेंडली दोनों कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया था कि भाई आप कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, आप आपस में शांतिपूर्ण तरीके से उसको आप भले चुनाव लड़िए, लेकिन दोनों भारतीय जनता पार्टी, तो 700 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीती है। समाजवादी पार्टी 90 के आसपास सीटें इसमें जीती है, और बाकी अन्य दलों के द्वारा भी कुछ कुछ सीटें जीती गई होंगी। ये चुनाव इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए इस पूरे चुनाव में 26 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होता है जी। 15, 19, 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होते हैं यूपी के अंदर पंचायत के। और इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधि चुने गए। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है ये। आपने एक देखा होगा, पूरी चुनाव की प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया यूपी के अंदर, कोरोना महामारी के बावजूद। और कोरोना महामारी के बावजूद ये चीजें जो संपन्न हुई, भारतीय जनता पार्टी एक एक गांव में उससे जो समर्थक है, उसके कार्यकर्ता, कहीं क्षेत्र पंचायत, कहीं ग्राम पंचायत, कहीं अन्य स्थलों लेकिन पर कई जगह हिंसा की भी खबरें आई। वह आपसी प्रतिद्वंद्विता गांव में कुछ हो सकती है कि गांव का चुनाव है, सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। और लखीमपुर में एक महिला के साथ, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं, ये निर्दलीय प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी के बीच में विवाद है। भारतीय दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं क्या, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और कठोर कार्रवाई उसमें की गई। जवाबदेही थाने की भी तय की गई और जो लोग उसके पीछे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बहुत कठोर कार्रवाई की गई। लेकिन आरोप आपकी सरकार पर देखिए सरकार है तो आरोप लगेंगे। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि जंगल राज में महिलाओं की सुरक्षा तो भगवान ठीक बात भरोसे है। तो प्रियंका जी बहुत अच्छी बात बोल रही हैं, क्योंकि उनको तो इसका अनुभव है। इन्हीं की पार्टी में तंदूर कांड हुआ था ना, महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस करती थी और क्या इनकी संवेदना उनके साथ रहती थी, क्या ये भूल गई उस बात को? और
हमने कठोरतम कार्रवाई की इस मामले में। कोई भी अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, कहीं भी नहीं। अगर अपराध के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है तो पहले दिन जिस बात को हमने कहा था वो हमने आगे भी निभाया है और आगे भी इस चीज को हर एक उस पर हम लोग इस चीज को करेंगे। प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। राज्य सरकार अपने इस दायित्व का पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ निर्वहन करेगी। पंचायत चुनाव हुए, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष जो बने उसमें से 67 पे बीजेपी को जीत मिली और 21 जिला पंचायत अध्यक्ष तो निर्विरोध जीते गए। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए ये डीएम और एसपी के बल पे चुनाव जीता गया है, बीजेपी गुंडागर्दी से चुनाव को जीत रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर योगी जी लड्डू खा रहे हैं। देखिए मुझे एक बात बताइए जी, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीती जी, ये 5 सीटें कौन सी हैं? इटावा, इनका प्रत्याशी निर्विरोध जीता है। आखिर जनता ने जब चुनाव किया था तब सांसद हमारा जीता था, 2 विधायक हमारे जीते थे। दूसरी बलिया में हमारे 4 सांसद हैं, 2 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के। हमारे 5 विधायक और 2 मंत्री भी हैं। अगर हमें प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो बलिया में भी हो जाता, इटावा में भी हो जाता। एटा में सांसद भी हमारा है, 4 विधायक भी हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी हारी। बागपत में 4 विधायक बीजेपी के हैं और एमपी भी बीजेपी का है। अगर हमें प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो वहां भी हो सकता था। देखिए ये हार की बौखलाहट है, अपनी पैरों के नीचे की खिसकी हुई जमीन सपा को दिखाई नहीं दे रही है। लोग भूले नहीं है प्रदेश के दंगों को। आपकी सरकार पर या फिर पूरे देश में बीजेपी पे यह आरोप लगता है कि जो इनके साथ नहीं होता उसको डरा कर साथ कर लेते हैं। देखिए हम किसी को डरा के साथ, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ आ गए, उसके बाद वो सरकार बन गई। देखिए तो इसी तरह का आपने पंचायत में कर दिया। अगर लोग वहां संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस से और वो बीजेपी में आए हैं तो क्या बुरा है? भाई ये कांग्रेस सरकार का दायित्व बनता था कि वे अपने लोगों को संतुष्ट करके लेके चलें, उनको मना करके चलें, टीम वर्क करें। जब रिमोट कहीं और जगह से संचालित होगा तो ऐसी दुर्गति होनी है और कांग्रेस शासित राज्यों का यही दुर्भाग्य है। कौन सा ऐसा राज्य मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश की बात, राजस्थान में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ये सब क्या है? तो बीजेपी को क्यों दोषी ठहरे? अपने घर को देखो ना। मैं 2022 के चुनाव के एजेंडे की बात करता हूं। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब 6 महीने चुनाव में बचे हैं, तो योगी जी आपका मुख्य एजेंडा चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए सबसे पहली बात तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं कि 2022 का मैंडेट बीजेपी के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। चलिए मैं एक अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक आम आदमी पार्टी के नेता भी अखिलेश यादव से मिले। अब हो सकता है आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव का गठबंधन हो जाए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए हर दल को अपना गठबंधन करने का अधिकार है, कौन रोक रहा है? चुनौती के रूप में देखते हैं? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, उनके लिए अपने आप में चुनौती है। अगर फ्री बिजली वाली स्कीम वो यूपी में भी ले आए, उत्तराखंड में तो ले ही आए हैं। देखिए आपके बगल के यूपी में 2017 के पहले क्या होता था जी, कितने जनपदों को और कितने घरों को बिजली मिलती थी? सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,23,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने के साथ ही 1,38,00,000 लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने किया। ये सभी उपलब्धियां राज्य के पास हैं और राज्य के अंदर हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे करेंगे। लेकिन दिल्ली में ये इसके नाम पर क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, कोरोना के दौरान दिल्ली में क्या हो गया था? अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता, फ्री बिजली पर जनता नहीं, मैं वही आ रहा हूं पहले। जी मैं उस पर आ रहा हूं। अगर यूपी का एनसीआर का रीजन नहीं होता
तो दिल्ली के अंदर तो लोगों को तड़प तड़प करके मरने के लिए छोड़ देते, बेड्स हम लोगों को उपलब्ध करवाने पड़े। यूपी 24 करोड़ की आबादी का राज्य है और 24 करोड़ की आबादी के राज्य में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही थी, और दिल्ली 2 करोड़ की आबादी का राज्य और 800 मीट्रिक टन में इनके ऑक्सीजन कम पड़ रहा था। कहां ब्लैक हो रही थी ऑक्सीजन। और जब भारत सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, सब भाग गए। आज इनके सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। असउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी कीमत पर, मैं उन्होंने जो बोला बता रहा हूं, किसी कीमत पर 2022 में योगी आदित्यनाथ इंशाअल्लाह दोबारा मुख्यमंत्री हम नहीं बनने देंगे। देखिए, ओवैसी जी एक बहुत बड़े नेता हैं। यूपी की जनता कितना पसंद करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने कसम खा ली है कि आपको नहीं बनने देंगे। अगर वह 19% जी पर उनको लगता है कि वह इलेक्शन को पोलराइज कर लेंगे, तो बाकी 81% चुपचाप थोड़े बैठा हुआ है। वह भी खड़ा होगा, वह भी इस सब चीजों को सुन रहा होगा। और मुझे लगता है कि पिछले चुनाव के परिणामों ने इस बात को साबित किया है कि जनता का रुझान क्या है। लेकिन इस बार उन्होंने राजभर साहब को भी साथ ले लिया है। हाँ, ठीक बात है। उसको सोशल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हर एक दल को अपने साथ लेने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी ले रही है तो ओवैसी क्यों नहीं लेंगे? समाजवादी पार्टी को तो तकलीफ है। वो कहते हैं ओवैसी जो है वो हमारा वोट काटने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, वोट किसका है, यही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि हमारा वोट, कौन सा वोट उनका है। आप जब सत्ता में थे, कांग्रेस और सपा तो आरोप लगाती है कि वो ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी है। भाई तो उनके साथ गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन तो समय समय पे कांग्रेस ही उनके साथ करती रही है, या फिर ये समाजवादी पार्टी ही उनके लिए ज्यादा उतावली दिखती है। बीजेपी का तो दूर दूर से कोई संबंध नहीं उनसे। आप अपना मुकाबला 2022 में किसके साथ देखते हैं? अखिलेश जी के साथ देखते हैं, मायावती जी के साथ देखते हैं, प्रियंका वाड्रा के साथ देखते हैं, किसके साथ देखते हैं? हालांकि राजभर साहब तो थ्योरी लेके आए हैं 4 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे, एक मुसलमान सीएम भी होगा। ठीक ही बात है भाई, हर एक को अपना मुकाबला किससे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, देखिए, अपने पुराने रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी से ही होगा कि बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके उससे बेहतर सीटें कैसे जीत सकती है। वहां तक ये लोग कोई पहुंच नहीं पाएगा। पंचायत चुनाव के रुझान पहले बता चुके हैं, इससे पहले लोकसभा के चुनाव ने बता चुके वो कर, ये सब देखिए थके हुए हारे हुए चेहरे हैं। ये लोग पहले ही हिम्मत हार चुके हैं, इसलिए अनर्गल कुछ भी बोल दो। बड़ा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बड़ी चुनौती कौन हो सकता है, या फिर एक चेहरा जो आपको लगता है जिसके साथ मुकाबला है? देखिए, पब्लिक सबके कृत्यों को जान रही है, हर व्यक्ति की जान रहा है। परिवारवाद, गुंडाराज, भ्रष्टाचार, ये चीजें देख करके जनता में अपने आप में एक सिहरन होती है। देख करके यूपी के सामने अपनी पहचान का संकट था, आज यही यूपी हर एक फील्ड में जो प्रोग्रेस कर रहा है, एक नई पहचान बना रहा है। यह पहचान उत्तर प्रदेश के हर जाति, हर मत, हर मजहब से जुड़ा हुआ नागरिक जब बाहर जाता तो उसको सम्मान प्राप्त होता है। जी, इसलिए वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए, अपने परिवार के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश और देश का हित चाहता है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसकी प्राथमिकता होगी। मैं अब धर्मांतरण के मुद्दे पर आता हूं। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने धर्मांतरण गैंग पर बहुत बड़ा एक्सपोजे किया है। देश भी चौंक गया है इस खुलासे को देखकर, और अभी भी कार्रवाई जारी है। इस गैंग के आतंकी कनेक्शन और आईएसआई कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी धर्मांतरण का काम ये लोग कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन ये केवल धर्मांतरण तक सीमित मुद्दा नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा पर सेंध लगाने का भी एक कुत्सित षड्यंत्र है। ये सेंध है सुरक्षा पे, मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाकर
उन संस्थाओं को जहां पर मूक बधिर बच्चे हैं वहां पर अपना एक ट्रेनर, जिहादी ट्रेनर को भेज करके उसके माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश कराना, फिर कोड वर्ड में और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेजेज को पास करना, फिर उनका दुरुपयोग सुसाइड स्क्वाड या फिर कहीं पर किसी ऐसे सेंटर को निशाना बनाने के लिए करना जो व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा से और हित से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। यूपी एटीएस ने इस कार्य को पूरी उसके साथ खोला है, पर्दाफाश किया है। हमारे 500 से अधिक टीमें इस पे काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ जनपदों के साथ साथ देश के अंदर 25 राज्यों में इन्होंने भेजा और 1984 से लगातार चल रहा था। आज इसका पर्दाफाश हुआ है। हम लोग इसकी तह तक जाएंगे और एक एक परत उतार करके इन सब के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। क्या इस विषय में अभी और खुलासे आगे होंगे? हाँ, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर काफी सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, विपक्ष को जिनके लिए वो कह रहा है चुनाव से पहले ये गेम खेल रही है बीजेपी। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं ना जी, हर एक मुद्दे को अगर राजनीतिक नजरिए से देखना है तब तो मुझे लगता है कि उनके किसी प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए। आपने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा, मैंने इसको कहा आस्था से जोड़ना कितना सही होगा? देखिए, दोनों चीजें हैं जी, आस्था के साथ या मजहब से जोड़ना कितना सही मैं होगा? क्या कह रहा हूं, आस्था के साथ साथ ये सुरक्षा के साथ खतरा है। आप किसी का धोखे में छल से मतांतरण करवाएं, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसके खिलाफ कानून है हमारे पास, लेकिन आप उसका दुरुपयोग देश के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए करेंगे, ये भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। मैं एक और घटना की बात करता हूं। हाल फिलहाल में लोनी में एक घटना हुई जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की दाढ़ी को काटने का प्रयास हुआ और उस विषय को, जो कि लॉ एंड ऑर्डर का विषय था, उसको एक धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। राहुल गांधी से लेकर ओवैसी साहब ने तो बोला ये हिंदूवादी गुंडे हैं। राहुल गांधी ने बोला कि ने तो इस घटना को राम भक्तों के साथ जोड़ दिया। कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, जो कुछ हुआ गाजियाबाद की लोनी में? देखिए, एक तो उसमें कोई हिंदू नहीं था, दोनों एक ही समुदाय के थे। ताबीज के प्रभाव को लेकर के जो व्यक्ति जिसकी दाढ़ी काटी गई थी वो ताबीज बांटता था और ताबीज का जब प्रभाव नहीं हुआ तो अगले पक्ष ने उस पर हमला किया था। लेकिन ये कितना शरारती है कि ये व्यक्ति उसको मजहबी स्वरूप देने का प्रयास करता और फिर उस प्रकार की बयानबाजी करवा करके माहौल को खराब करता है। बिना सोचे समझे जब कोई बात हम करते हैं तो मुझे लगता है कि वह स्थिति उसके सामने वही सी स्थिति जैसे राहुल जी का है। राहुल गांधी क्यों देश के अंदर गंभीरता से नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि सबको मालूम है कि व्यक्ति जो बात बोलेगा इसमें कोई गंभीरता नहीं होती है और कोई सच्चाई नहीं होती है। क्यों कांग्रेस की दुर्गति हो रही है? इसीलिए हो रही है क्योंकि हर एक मामले को राजनीतिक रूप देना और हल्की बयानबाजी करना, तह तक जाए बगैर, सच्चाई को जाने बगैर जब हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं। आपका तो राहुल गांधी के साथ भी अनुभव रहा है। सदन के अंदर आप लोग एक ही सदन के सदस्य थे। वो अमेठी से सांसद थे, आप गोरखपुर से सांसद थे। हाँ, मैं सांसद रहा हूं। मैं राहुल जी से पहले सांसद बन गया था। और आपकी उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं है आप दोनों की? नहीं, राहुल जी मुझसे 1 साल बड़े हैं।